Hello students, now we have to start our chapter that is resources and development. ठीक है, resources and development. ओके, तो हम इसमें कर क्या रहे थे? अभी हम कर रहे थे अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. तो हमने लैंड डिग्रेडेशन कंप्लीट कर लिया था इन आवर लास्ट वीडियो और आज हमें करना है अबाउट द कंजर्वेशन. ठीक है, तो कंजर्वेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लैंड डिग्रेडेशन का रिव्यू ले लेते हैं. क्या क्या देखा था हमने लैंड डिग्रेडेशन में? क्या क्या था? डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट क्या था उसके अलावा? ओवरग्रेजिंग, एंड देन नेक्स्ट माइनिंग, एंड नेक्स्ट दैट इज ओवर इरिगेशन. इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट क्लास. ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं, इसके अलावा और भी लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस हैं, बट ये हमने केवल कुछ मेजर रीजंस डिस्कस किए थे अपनी लास्ट क्लास में. ठीक है, तो अब लैंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू कंजर्व इट. ठीक है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा. तो प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा अफॉरेस्टेशन. क्या होता है अफॉरेस्टेशन? अफॉरेस्टेशन है डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द ट्रीज. अफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. ठीक है, नए प्लांट्स ग्रो करना. न्यू प्लांट्स ग्रो करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करें. हमने देखा था अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के हिसाब से क्या था कि किसी भी कंट्री में कम से कम 33% फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए फॉर द प्रॉपर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत ही कम होता चला जा रहा है इसके कंपैरिजन में. अब तो भी ठीक है, थोड़ा 26% तक फॉरेस्ट है, लेकिन हमें इसको अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लैंड को डिग्रेडेशन से बचाना है, तो वी हैव टू प्लांट द ट्रीज. इसके अलावा क्या किया जा सकता है? वी हैव टू ग्रो shelter belts. We have to grow shelter belts for plants. Shelter belts, sorry, of plants. Of plants. क्या होती हैं shelter belt? ठीक है, ग्रो की जगह हम कर देते हैं इसको प्लांटिंग. प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स. ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं? शेल्टर बेल्ट्स होती हैं कि अगर कोई भी एक लैंड है, ये ठीक है, दिस इज अ लैंड, इसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं. अब एग्रीकल्चर पूरे टाइम तो नहीं रहेगी लैंड में. ठीक है, जब भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो लैंड कैसी हो जाएगी? खाली. उस पर कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है. खाली लैंड पर अगर बहुत तेज विंड ब्लो करेगी तो वो क्या करेगी? विंड अपने साथ लैंड पर जितनी भी सॉइल है उसको अपने साथ उड़ा ले जाएगी या नहीं? या फिर अगर मान लीजिए बहुत तेज रेनफॉल है और वाटर का फ्लो बहुत तेज है, तो वाटर के फ्लो के साथ ही पूरी जो सॉइल है वो वहां से वॉश हो जाएगी, बह जाएगी, जिसकी वजह से भी लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी. तो इससे बचने के लिए शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट किया जा सकता है, यानी कि इसके चारों तरफ इस तरीके से ट्रीज ग्रो किए जाएं. ठीक है, इस तरीके से सभी तरफ चारों तरफ इसमें
ट्री ग्रो कर दिए जाएं। जो ट्री ग्रो किए जाएंगे, प्लांट्स लगाए जाएंगे, उससे क्या होगा, जब भी बहुत तेज हवा के साथ सॉइल उड़ेगी, पहले तो जो प्लांट्स हैं वो हवा के प्रेशर को कम कर देंगे एंटर होने से पहले ही, और अगर एंटर हो भी रही है तो फिर उसके साथ जो सॉइल फ्लो हो रही है उनको वापस आगे की ट्रीज जो हैं वो रोक देंगे। ठीक है, सॉइल को वहां से जाने नहीं देंगे, यहीं पर ही रोक लेंगे। अंडरस्टूड? सेम विद द वाटर फ्लो। अब बहुत तेज वाटर बह करके आ रहा है, यहाँ पर पेड़ों की वजह से, इन प्लांट्स की वजह से क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, पेड़ों से टकरा के उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया। एक तो प्रेशर रिड्यूस हो गया, दूसरा जब यहाँ से सॉइल को लेकर के जा रहे हैं तो इधर वाले प्लांट्स क्या कर लेंगे, उसको सॉइल को ले जाने नहीं देंगे, सॉइल को अपनी जड़ों में ही बांध लेंगे, रोक लेंगे। तो सॉइल इनके साथ बहुत ज़्यादा सॉइल फ्लो नहीं होगी, बहुत ही कम सॉइल फ्लो होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं टू प्लांट शेल्टर बेल्ट्स। ओके, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, दैट कंट्रोल द ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग भी हमने पढ़ा ना, एक प्रॉब्लम है। तो क्या किया जा सकता है, ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, यानी एनिमल एक बार एक ही लैंड पर ग्रेज ना करें, इस बात का ध्यान रखा जाए। उनके लिए ग्रेजिंग के लिए सेपरेट लैंड हो। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग द सैंड दून्स। सैंड दून को स्टेबलाइज करने के लिए प्लांट थॉर्नी बुशेस। ठीक है, थॉर्नी बुशेस को वहां पर प्लांट किया जा सकता है। क्यों प्लांट किया जाए, जिससे कि सैंड दून्स जो हैं वो वहां से फ्लो होकर के नहीं जाए। सैंड दून्स के प्रेशर को रोकने के लिए भी ये बुशेस जो हैं, झाड़ियां, ये भी क्या करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर इसकी वजह से बहुत ज्यादा सैंड दून्स का प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, फिर कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी भी तो एक प्रॉब्लम हो रही है ना। माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज को भी कंट्रोल किया जाए, जिससे कि उससे होने वाला जो पॉल्यूशन हमने देखा था ना, माइनिंग से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, जो डस्ट उड़ रही है वो ना केवल लैंड और वाटर को पॉल्यूटेड कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, ह्यूमन बीइंग्स को भी अफेक्ट कर रही है। तो उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाए, सही तरीके से माइनिंग की जाए और प्रॉपर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो सब फुलफिल की जाए, जिससे कि माइनिंग की वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना हो, साथ ही लैंड भी कंजर्व रहे, लैंड डिग्रेडेड ना हो। इसके अलावा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। ठीक है, जो वेस्ट लैंड है, फालतू पड़ी हुई जमीन है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, या तो ग्रेजिंग के लिए उसको यूटिलाइज कर लिया जाए, शेल्टर बेल्ट्स ग्रो कर दी जाए, फॉरेस्ट ग्रो कर दिया जाए, यानी जो वेस्ट लैंड पड़ी है उसको प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, सही तरीके से उसको यूज किया जाए, जिससे कि जो वेस्ट लैंड है वो भी लैंड कंजर्वेशन में अपना पूरा पार्टिसिपेशन कर सके। ठीक है, अदरवाइज वो तो लैंड वेस्ट ही है, किसी यूटिलाइजेशन में हो ही नहीं रही, तो उसको सही तरीके से यूज कर लिया जाएगा तो क्या होगा, वो भी लैंड को कंजर्व करेगी और हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है, नाउ नोट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे
सॉइल के बारे में, सॉइल रिसोर्स के बारे में। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्स, दैट इज कंप्लीटेड। अब हम इसी में ही नेक्स्ट रिसोर्स पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट सॉइल। नोट डाउन इट फर्स्ट। ठीक है, इसको रब कर दो। अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल भी एक रिसोर्स है। क्यों है सॉइल एक रिसोर्स? क्या पता है आपको सॉइल के बारे में? आप पढ़ चुके हो एक बार तो अपनी लास्ट क्लासेस में अबाउट द सॉइल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? ठीक है, नाउ सॉइल एज रिसोर्स। ठीक है, सॉइल भी रिसोर्स है। क्यों है सॉइल रिसोर्स? लैंड की तरह सॉइल भी क्या है? इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, जिसको क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन जो लैंड है, लैंड इज नॉट अ रीन्यूएबल रिसोर्स। बार बार नई लैंड तो नहीं आती ना, जो लैंड है वो फिक्स है। ठीक है, लैंड रिसोर्स फिक्स रिसोर्स है। जबकि कई बार ड्यू टू एनी डिजास्टर लैंड सबमर्ज हो जाती है, कम हो जाएगी पर बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो लैंड रिसोर्स लिमिटेड है। सॉइल रिसोर्स जो है ये एक बार खत्म हो जाता है तो ये रीन्यूएबल है। ओके, यानी सॉइल वापस से बन जाती है। सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था ना आपने पहले। ठीक है, जो नीचे होती हैं दैट इज बेड रॉक्स, फिर पेरेंट रॉक्स, फिर उसके बाद से कंकड़ पत्थर, है ना, और उसके बाद फाइन सॉइल बनती है। प्रॉपर प्रोसेस है। यानी ये जो प्रोसेस है सॉइल बनने का, इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल तो है रिसोर्स, ठीक है, सॉइल रिसोर्स रिन्यूएबल तो है, लेकिन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर। जो सॉइल है, जो पेरेंट रॉक है सॉइल की, उसको सॉइल में कन्वर्ट होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ओके, तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब सॉइल जो है क्यों है इंपॉर्टेंट? व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स? जितने भी हम ट्री ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, किस में ग्रो करेंगे? सॉइल में तो ही ग्रो किया जाएगा ना, या रॉक में ग्रो करेंगे? हाँ, नहीं, हमें उसके लिए किसकी जरूरत है? फाइन सॉइल की। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह की सॉइल होती है जो अलग अलग तरह के प्लांट्स को, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉइल एक रिसोर्स क्यों है। ठीक है, तो सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल तो है लेकिन कैसा है? नेचुरल रिसोर्स है। ये सॉइल है बेटा, ओ है ये। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इट इज द मीडियम of plant growth and support different types of living organism on the earth। ठीक है, ना ही केवल ये प्लांट्स को ग्रोथ करने में सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि किसके लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं? इट इज सपोर्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सॉइल के अंदर ही रहते हैं। पता है ना ये बात? तो
ठीक है, तो ये प्लांट की ग्रोथ में भी सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी तरह का प्लांट हो, आइदर इट इज ट्री, क्रॉप्स, फॉरेस्ट और इट्स एग्रीकल्चर, हर एक को ये सपोर्ट कर रही है, वो सॉइल में ही लगेंगे। साथ में वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो फाउंड इन दिस सॉइल, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए भी ये सॉइल क्या करती है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सॉइल का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने तरह की सॉइल अवेलेबल है ऑन द अर्थ। ओके, ठीक है, तो अब कितने तरह की सॉइल अवेलेबल है अर्थ पर? अर्थ पर कई तरह की सॉइल अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस तरह की रॉक्स पाई जाती हैं, है ना। सॉइल का जो फॉर्मेशन है, देखा था ना हमने कैसे हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द पेरेंट रॉक। ठीक है, यानी जिस तरह की रॉक वहां अवेलेबल है उस तरह की रॉक के हिसाब से क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में हम ब्रॉड लेवल पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, कितने तरह की सॉइल है? सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल, उसके अलावा ब्लैक सॉइल, फिर है लैटेराइट सॉइल, और कौन सी है, रेड एंड येलो सॉइल, एंड नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ सॉइल है। तो ये हमने क्या कर दिया, सॉइल का क्लासिफिकेशन कर दिया। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, बेसिकली देयर आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक एक सॉइल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कि ये सॉइल कहाँ मिल रही है, किस तरह की सॉइल है, किस तरह के केमिकल कंपोनेंट हैं इसके अंदर, किस तरह की क्रॉप को सपोर्ट करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नोट इट डाउन। ओके, चलिए रब कर दूं मैं इसको। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द एलुवियल सॉइल, जो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में पाई जाती है। ना केवल बहुत बड़े पार्ट में, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एलुवियल सॉइल एग्जैक्टली होती क्या है। ये जो है एलुवियल सॉइल, ये पेरेंट रॉक पर बेस नहीं है। अभी मैंने बताया था ना कि सॉइल का फॉर्मेशन इट इज बेस्ड ऑन द पेरेंट रॉक, कि किस तरह की रॉक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। बट एलुवियल सॉइल जो है, ये एक ऐसी सॉइल है जो कि वाटर के साथ फ्लो होकर के आ रही है। अंडरस्टूड? कंटिन्यूस वाटर के साथ ही फ्लो होती है। यानी कि ये जो सॉइल है, ये हिमालयन रिवर से आने वाली जितनी भी रिवर्स हैं, बेसिकली अगर हम ब्रॉड डिवीज़न करें तो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था ना ड्रेनेज, क्या था उसमें, कितने डिवीज़न थे? बेसिकली 3 डिवीज़न थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इन रिवर्स के थ्रू ये आ रही है हमारे पूरे नदर्न प्लेन, नदर्न ईस्ट एंड नदर्न वेस्ट एरिया की तरफ। ठीक है, ये वाइडली स्प्रेड है, बहुत सारे एरियाज में स्प्रेड है। केवल ये नदर्न पार्ट में ही नहीं, बल्कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के भी बहुत सारे पार्ट में
एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमने देखा था ना, वेस्टर्न घाट स्लोपी है टुवर्ड्स द ईस्ट, तो वेस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर्स निकल रही हैं और ईस्टर्न घाट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है। तो जब वो रिवर्स आ रही हैं तो उन रिवर्स के साथ जो सॉइल फ्लो होकर के आ रही है वो कौन सी सॉइल होगी? एलुवियल सॉइल। यानी कि जो सॉइल रिवर के साथ फ्लो होकर के आ रही है दैट इज अ एलुवियल सॉइल। तो ये सॉइल कहाँ पाई जा रही है? जहां पर हिमालयन रिवर्स हैं वहां पाई जा रही हैं। इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है एलुवियल सॉइल। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाई जा रही है एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये जो है बेसिकली किससे बनी हुई होती है? क्योंकि ये रिवर्स के साथ फ्लो होकर के आ रही है, तो रिवर्स के साथ जो कंकड़, पत्थर, सिल्ट है वो कंटिन्यूस इसके साथ चलते चले आ रहे हैं और धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? ये महीन होते चले जा रहे हैं और फाइनली रिवर्स में फ्लो हो जाते हैं। तो ये उन्हीं सैंड, सिल्ट और क्ले से बनी हुई होती है, ठीक है। जो फॉर्मेशन है इसका सैंड, सिल्ट और क्ले से होता है, ठीक है। वहीं पर अगर कहीं पर ये एलुवियल सॉइल पुरानी है, यानी कि जब हमने पढ़ा था ना नदर्न प्लेन पूरा एलुवियल सॉइल से ही बना हुआ है, तो वो रीन्यू नहीं हो रहा। रीन्यू कैसे होगा? अब रीन्यू होने के लिए ज़रूरी है कि उस एरिया में फ्लड आए, ठीक है। यानी अगर फ्लड आता है तो क्या होगा? फ्लड में रिवर का प्रेशर बहुत तेज हो जाता है और उस प्रेशर की वजह से रिवर्स के अंदर से जो सॉइल है वो भी बाहर आ जाती है लैंड एरिया में, क्योंकि फ्लड आएगा तो लैंड एरिया में ही आएगा ना सारा पानी रिवर में से निकल करके। तो वो जो पानी है, खाली पानी ही नहीं आ रहा, वाटर के साथ क्या आ रही है? सिल्ट भी आ रही है और फिर वो उस एरिया में स्प्रेड हो जाती है। और जब फ्लड खत्म होता है तो वाटर का प्रेशर कैसा हो जाता है? स्लो हो जाता है, पानी धीरे धीरे करके उतरता है, आता बहुत तेजी से है ना। तो जब फ्लड खत्म हो रहा है तो पानी वापस रिवर में जा रहा है, लेकिन तब तक ये सॉइल क्या हो चुकी है? उस एरिया में स्प्रेड हो चुकी है। यानी जाते समय ये सॉइल वाटर के साथ वापस नहीं जा रही है, केवल पानी वापस जा रहा है रिवर में। तो जिस एरिया में फ्लड आया उस एरिया में क्या हुआ? उस एरिया की लैंड की जो सॉइल है वो रीन्यू हो गई, वापस से नहीं हो गई, ठीक है। तो जो ये लैंड एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल है, इस न्यू एलुवियल सॉइल को कहते हैं खादर। जहां फ्लड नहीं आया वहां पर क्या सॉइल न्यू हुई? नहीं हुई। कहां से होगी? है ना, जब रिवर का पानी आएगा तो रिवर के साथ ये तो जो एलुवियल सॉइल है ये कहां से आ रही है? ये तो रिवर्स के साथ आ रही है ना। तो रिवर का पानी तो बाहर आया ही नहीं। जब रिवर का पानी बाहर नहीं आया तो फिर वो सॉइल न्यू नहीं हुई। यानी वो सॉइल कैसी है? दैट सॉइल इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। दैट उसको क्या कहते हैं? जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, बांगर। पढ़ चुके हो लास्ट ईयर ये सब चीजें, है ना। मैं केवल आपको रिकॉल करवा रही हूं, ठीक है। तो ये है अबाउट द एलुवियल सॉइल। उस समय जो सॉइल पड़ी थी, उस समय सॉइल नहीं पड़ी थी, सॉरी, उस समय हमने पढ़ा था अबाउट द रिवर फ्लो, ड्रेनेज, ठीक है। तो तब उसके साथ जो सॉइल आ रही है दैट इज अ एलुवियल सॉइल, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है, लाइम पाया जाता है, जो कि बेसिकली बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मेनली इट इज़ वेरी गुड फॉर द शुगर केन क्रॉप, ठीक है। शुगर केन के लिए तो बहुत ही आइडियल होता है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को हम फटाफट से एक बार लिख लेते हैं। समझ में तो आ गया एलुवियल सॉइल के बारे में? एक बार और लिखते हुए रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। It is widely spread in north and northeast areas, ठीक है। इसके अलावा it is
come with Himalayan rivers। ठीक है, कौन कौन सी हिमालयन रिवर्स हैं? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इनके साथ फ्लो होकर के आ रही है। It is also found in eastern coastal plains near ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इतना ही लिख लो, काफ़ी है। ठीक है, उधर की तरफ कई सारी रिवर्स हैं, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इसके अलावा इट कंसिस्ट of sand, silt and clay। इससे बनी हुई होती है, sand, silt and clay से। Old alluvial is known as Bangar and new alluvial is known as खादर। ठीक है, इतना लिखो। फिर इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं और ये किस क्रॉप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट डाउन दिस। ठीक है, इसको रब कर दो, एक पॉइंट और रह गया है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं? पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड, एंड लाइम। ठीक है, ये इसमें पाया जाता है एंड इट इज आइडियल फॉर शुगर केन क्रॉप। शुगर केन की क्रॉप के लिए इट इज वेरी आइडियल या वेरी इंपॉर्टेंट सॉइल। ठीक है, ये हमारा एलुवियल सॉइल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी बची हुई हमारे पास 4 मोर सॉइल्स। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, बुक में से भी रीड करना। चैप्टर जितना मैं पढ़ाती जा रही हूँ, कम से कम उतना चैप्टर आप बुक में से भी रीड करते जाइए। ओके, नाउ वी हैव टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, टेक केयर, बाय।